हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गाउसेस लॉ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के हिसाब से। अगर मैं कहूँ तो बोर्ड में इसमें से 100% एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, 100% का मतलब है पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर डेरिवेशन हो, दोनों ही आ सकते हैं। और 3 नंबर के हो सकता है या फिर 5 नंबर का हो सकता है, ये दोनों चीजें हो सकती हैं इसमें से। अब ये आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि या न्यूमेरिकल आ जाए आपके पेपर में, या डेरिवेशन आ जाए, या 3 नंबर का है या 5 नंबर का है। ठीक है, और अब तो बोर्ड ने पैटर्न भी चेंज कर दिया है, एमसीक्यूज आने लग गए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो उसके अंदर भी इसका कुछ छोटा मोटा चीजें पूछ सकता है, हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले लेक्चर में हम गाउसेस थ्योरम पढ़कर आए थे और उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक करके आते हैं, और उस पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसमें से भी सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से तो 100% मैंने लिखा है, इसका मतलब पक्का आएगा आएगा। उसमें से तो फिर भी चांसेस है आ भी जाए नहीं भी आए, लेकिन यहाँ से तो पक्का आएगा ही आएगा। मतलब अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ तो पूरा गाउसेज एक तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप तो पूरा गाउस अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ये एप्लीकेशन तो है ही, लेकिन गाउस पूरा ही पढ़ लो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी आपको। गाउस हमें पढ़ना ही है बहुत अच्छे से, इसके सारे क्वेश्चंस करना है, एनसीईआरटी भी करना है, जितने मैंने लेक्चर्स आपको करा दिए हैं सारे लेक्चर्स करना है। एप्लीकेशंस ऑफ गाउसेस लॉ में अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए। हम फर्स्ट कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेंगे जो चार्ज होगा, और उस ऑब्जेक्ट की वजह से किसी भी आर दूरी पर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा करेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस टॉपिक में हमें मेनली इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है। ठीक है, ये हमारा एम रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस टॉपिक में। ठीक है, तो हमें मेनली सिर्फ फोकस किस पे करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर फोकस करना है, और वो निकालेंगे हम किसकी हेल्प से? गाउसेस लॉ की हेल्प से। ठीक है, अब ध्यान दो, गाउसेस लॉ क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। पाई बराबर क्या होता था? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज तो हमें पता है, लेकिन अब इसका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मतलब मैं अगर कहूँ तो इस टॉपिक की मेन थीम बता रहा हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। तो आप लोग एक बार थीम समझ लो, ताकि आगे आपके लिए आसानी हो जाएगी सारे टॉपिक्स को पढ़ना। तो थीम क्या रहेगी? सिंपली हम पहले तो फ्लक्स निकालेंगे गाउसेस थ्योरम से, और फ्लक्स का फॉर्मूला हम ये पढ़कर आए पीछे कि इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, और इसको मैं किसके बराबर लिख दूंगा? क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके मैं क्या करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया करूंगा। सिंपली मैं पहले तो फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स को फिर मैं इस तरीके से लिख दूंगा, और ऐसा लिखने के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया करूंगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी पूरी अच्छे से, कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से निकालेंगे वो ये है। फ्लक्स निकालेंगे, फ्लक्स के बाद में हम फ्लक्स के फॉर्मूले के, फ्लक्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला है वो रखेंगे, और फिर उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे। ठीक है, तो ये जितनी भी 4 एप्लीकेशन आपके सामने लिखी हुई, इन सबको मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। तो आपको पहले ही एक बार दिमाग में ये बात सेट हो जाना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। असल में क्या है, एक स्फीयर होगा, और इस ये चार्ज होगा, और इस स्फीयर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ठीक है, अब स्फीयर भी दो तरीके के होंगे। ठीक है, दो तरीके के कौन कौन से होंगे? एक तो होगा होलो, होलो स्फीयर, और एक होगा सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और इस होलो और सॉलिड में भी दो टाइप्स और हैं, और वो कौन कौन से टाइप्स हैं देखिए। एक तो होगा कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, और एक होगा नॉन कंडक्टिंग। ये दो टाइप्स और हैं। मतलब अगर मैं कहूँ तो इसके अंदर 4 केस बनेंगे। पता है कौन कौन से? देखिए, एक तो बनेगा होलो कंडक्टिंग, फर्स्ट केस हो गया। दूसरा बनेगा होलो नॉन कंडक्टिंग, 2 केस हो गए। तीसरा बनेगा सॉलिड कंडक्टिंग, ये तीसरा हो गया। और चौथा बनेगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो ये 4 केस हमें इसके अंदर पढ़ना है। ठीक है, स्फीयर के अंदर मैं आपको बताऊंगा, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान है। असल में कुछ जो इसके अंदर टाइप्स हैं वो तो मिल रहे होंगे, आपस में सेम होंगे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, सेकंड वाला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब इसमें देखिए क्या है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज मतलब, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं हो गया कि बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। इनफाइनाइट का एक्चुअल मीनिंग क्या है मैं आपको समझाऊंगा लेक्चर में। ठीक है, तो अभी आप इसको इतना टेंशन मत लो कि इनफाइनाइट का मतलब क्या गया।
बस फोकस करो आप लाइन चार्ज पर। इनफाइनाइट का मेन जब हम टॉपिक पढ़ेंगे जब समझाऊंगा मैं आपको। तो लाइन चार्ज का मतलब हो सकता है कि कोई एक वायर है, ठीक है, और इस वायर के ऊपर चार्ज है, ठीक है। अब ये वायर कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग दोनों हो सकता है, और इस वायर के द्वारा हमें आर दूरी पर एक पॉइंट पी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा इस टॉपिक में। थर्ड टॉपिक के अंदर क्या करना है हमें, थर्ड एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट चार्ज, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब इनफाइनाइट का तो मतलब मैं आपको बताऊंगा अलग से, लेकिन प्लेन शीट का थोड़ा सा बता दूं क्या होती है प्लेन शीट। कुछ इस तरीके की शीट होगी जो कि क्या होगी, चार्ज होगी, और इससे वही आर दूरी पर पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। अब जो ये शीट है ये मेटेलिक भी हो सकती है, नॉन मेटेलिक भी हो सकती है। मतलब आप ऐसा भी मान सकते हो कि आपकी कॉपी का जो पेज है वो भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो पेज को हमने चार्ज कर दिया तो उसकी वजह से हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अब अगला देखते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन कंडक्टिंग सरफेस। इनफाइनाइट तो मैं आपको आगे बताऊंगा, प्लेन कंडक्टिंग सरफेस के बारे में बता दूं। कुछ इस तरीके की सरफेस होती है, और ये चार्ज होती है। इसकी वजह से भी हम वही आर दूरी पर पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो ये मेरा ख्याल से पूरा एक आपको मैंने ये मान लीजिए शॉर्ट में पूरी बात बता दी कि हम क्या क्या करने वाले हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर। आगे चलता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर में देखिए, इसके मैंने दो पार्ट लिखे हैं। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। स्फीयर में मैं आपको पीछे इसके चार टाइप बताकर आया हूँ। कौन कौन से चार टाइप बताए मैंने, बताया आपको कंडक्टिंग होलो स्फीयर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ कंडक्टिंग होलो स्फीयर, ठीक है। दूसरा है कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तीसरा है नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, और चौथा है हमारा नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो जो ये तीन है, ये तीन तो मैं आपको एक साथ सॉल्व करूंगा। मतलब एक साथ सॉल्व कराने का मतलब ये है इन तीनों का डेरिवेशन एक ही है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है इसका डेरिवेशन अलग है, तो ये मैं आपको अलग बताऊंगा। देखिए मैंने इन पॉइंट्स में क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर, फिर मैंने ऑब्लिक लगाया, फिर लिखा कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, फिर मैंने ऑब्लिक लगाया, फिर लिखा नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। तो मेरे ख्याल से बात आपको क्लियर हो गई होगी। तीनों चीजें जो हैं आपकी एक ही पॉइंट के अंदर मैं कवर करूंगा। ये मैंने लिख भी रखा और ऑब्लिक भी लगा रखा। ऑब्लिक मतलब या तो ये या फिर ये या फिर ये, तीनों के लिए क्या होगा, सेम होगा डेरिवेशन जो भी करूंगा मैं आपको। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ये अलग से करूंगा, इसका डेरिवेशन थोड़ा अलग है, ठीक है। अब मैं आपको समझा दूं कंडक्टिंग होलो स्फीयर क्या होता है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर क्या होता है, और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर क्या होता है, ये समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान दो, मान लो कोई एक बॉल है, ठीक है, जो किसकी है, मेटल की बॉल है और मेटल की है। ध्यान देना, अंदर से क्या है, होलो, खोखली है, खोखली बॉल है, ठीक है। अंदर से खाली है, कुछ भी नहीं है। उसकी जो पतली सी परत है वो किसकी है, मेटल की। तो ये तो हो गया आपका कंडक्टिंग होलो स्फीयर, सिंपल सी चीज, ठीक है। दूसरी चीज मान लेता हूँ मैं, ये एक बॉल है और इसको अंदर हमने मेटल भर रखा है इसके अंदर, ठीक है, पूरी मेटल की है, ठीक है। तो ये पूरी किसकी है, मेटल की। तो ये चीज क्या कहलाई है आपकी, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। आप लोगों ने देखा हो जो साइकिल होती है या जो बाइक है, उसके जो व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, उनके अंदर बेरिंग्स लगे रहते हैं, ठीक है। उन बेरिंग्स के अंदर छोटे छोटे छर्रे होते हैं, वो छर्रे आप मान सकते हो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये दो चीज तो क्लियर हो गई होगी आपको कंडक्टिंग की। अब बात करता हूँ मैं नॉन कंडक्टिंग की। तो नॉन कंडक्टिंग में आप मान लो ये एक बॉल है, ठीक है, और ये प्लास्टिक की बॉल है। आप बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, देखे होगे आपने, अंदर से होलो है। तो ये जो प्लास्टिक की बॉल है ये कहलाएगी आपकी नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, ठीक है। और इसी तरीके से एक और बॉल हम मान लेते हैं जो किसकी है, रबर की है। इससे भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, आप जानते होंगे, ठीक है, आपने भी खेला होगा। तो ये जो रबर की बॉल है अंदर से कैसी होती है, अंदर रबर भरा रहता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये कहलाएगी आपकी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी नॉन कंडक्टिंग की। तो मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी आपको बहुत अच्छे से। अब हम आगे चलते हैं।
अब हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमसे कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फीयर, कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर है। ठीक है, और कैसा चार्ज है? यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, मतलब हमें क्या है, एक हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है किस किस के द्वारा? कंडक्टिंग होलो स्फीयर के द्वारा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के द्वारा और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर के द्वारा। ठीक है, और वो कैसे चार्ज है? यूनिफॉर्मली चार्ज है। अब मैंने ये तीनों जो स्फीयर्स हैं, चाहे कंडक्टिंग होलो स्फीयर हो, चाहे कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर हो, ये एक ही पॉइंट में लिखे हैं और यहाँ मैंने ऑब्लिक भी लगाए हैं। ठीक है, ऑब्लिक लगाने का मतलब ये हो गया कि तीनों एक ही चीज है। मतलब जो मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ वो कंडक्टिंग होलो स्फीयर के लिए भी होगा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए भी होगा और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर के लिए भी होगा। ठीक है, ये तीनों स्फीयर्स का डेरिवेशन सेम होगा। ठीक है, अब सेम होने की क्या वजह है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये कंडक्टिंग होलो स्फीयर है। मतलब क्या है, सिंपली मैंने एक स्फीयर लिया, ठीक है, मेटल का स्फीयर, और अंदर से कैसा है? होलो है। ठीक है, मेटल का होगा, जाहिर सी बात है कंडक्टर है। ठीक है, और कंडक्टर है तो मैं क्या करूंगा, इस पर चार्ज देता हूँ सपोज यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे मैं इस पे चार्ज दूंगा तो चार्ज देते ही वो चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चार्ज देते ही ऑटोमेटिक सरफेस के ऊपर चार्ज पूरा फैल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर है, चार्ज मूव कर सकता है और चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा? सरफेस के ऊपर फैल जाएगा यूनिफॉर्मली। मतलब इस तरीके से फैलेगा कि हर चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, अपने हिसाब से आपस में ये फैल जाएगा, और जब ये अपने हिसाब से आपस में फैलेगा तो सब तरफ यूनिफॉर्मली फैलेगा। अब देखते हैं हम कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होगा कि ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर जो है मेटल भरा हुआ है। ठीक है, मेटल है, और मेटल क्या होता है? कंडक्टर होता है, ये बात हमें पता है। ठीक है, और इसके अंदर मेटल भरा हुआ, मेटल भरे हुए से मतलब ये है अंदर से ये खोखला नहीं है, अंदर भी मेटल है, सरफेस भी मेटल है, सब कुछ मेटल है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस पे चार्ज दूंगा तो चार्ज देते ही क्या होगा? ये मैंने चार्जेस दे दिए। ठीक है, अब कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हम पढ़कर आए पीछे कि जैसे हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं, चाहे सॉलिड कंडक्टर हो चाहे होलो कंडक्टर हो, चार्ज देते ही चार्जेस कहाँ आ जाते हैं? उसकी सरफेस पे आ जाते हैं। ये बात हमने पीछे पढ़ी है। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम होने वाला है कि जैसे मैंने चार्ज दिए, चार्ज देते ही चार्जेस सबसे पहले कहाँ जाएंगे? सरफेस पर। ठीक है, सरफेस के ऊपर चार्जेस पूरे फैल जाएंगे। ठीक है, चार्जेस सरफेस पे फैलने की वजह मैंने आपको बता रखी पीछे लेक्चर्स में, और मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ। होता क्या है कि कंडक्टर है, कंडक्टर में चार्जेस मूवेबल होते हैं, तो पहली चीज तो चार्ज चल पाएंगे, और जब वो मूवेबल होते हैं तो उनमें आपस में फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दो चार्ज मैंने यहाँ दिए, तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा इधर। ठीक है, और ये दोनों रिपेल होकर सबसे दूर जाना चाहेंगे। ठीक है, और सबसे दूर कहाँ पर पहुंचेंगे? सरफेस पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में मैंने पढ़ा रखी है, आपको याद होगी। मतलब मैं अगर कहूँ तो मैं होलो कंडक्टर को या सॉलिड कंडक्टर को चार्जेस दूंगा तो चार्जेस उसकी सरफेस पर आ जाएंगे और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ये बात हमें क्लियर हो गई है इन दोनों में। अब हम देखते हैं नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर में क्या होगा? सिंपली मैंने एक बॉल ली, आप ऐसा मान लो कि ये एक प्लास्टिक की बॉल है जो खेलने की आती है, आप लोग जानते होंगे प्लास्टिक बॉल। ये वो बॉल है, ठीक है, अंदर से कैसी होती है? होलो होती है। ठीक है, लेकिन ये किसकी है? प्लास्टिक की बॉल है, यानी इसकी सरफेस किसकी है? प्लास्टिक की। अगर इसकी सरफेस प्लास्टिक की है और अगर मैं इसको चार्ज देता हूँ तो चार्ज इस पे मूव नहीं करेगा। ठीक है, चार्ज मूव नहीं करेगा, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मान लो अगर मैंने यहाँ चार्ज दिया तो चार्ज यहीं रहेगा, ये मूव करके पूरी सरफेस पे नहीं फैलेगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ चार्ज दे दिए बहुत सारे चार्जेस, तो ये यहीं रुके रहेंगे, यहीं जमा रहेंगे, ये पूरी सरफेस पे नहीं फैलेंगे। तो ये वाला स्फीयर जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज ऑटोमेटिक नहीं होता। मतलब जैसे कि मेटल के अंदर हो रहा था कि हमने कहीं पर भी चार्ज दिया और वो पूरे यूनिफॉर्मली ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, होलो स्फीयर के केस में भी और सॉलिड स्फीयर के केस में भी। ठीक है, लेकिन यहाँ नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर के केस में ऐसा नहीं होगा। हम जहाँ चार्ज देंगे चार्ज वहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने चार्ज यहाँ दिया तो यहीं रहेगा, क्योंकि ये मूव नहीं कर सकता, सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो अब हमें इसे यूनिफॉर्मली चार्ज करने के लिए सब तरफ से बराबर बराबर चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, बराबर बराबर चार्ज में सब तरफ से दूंगा, जब जाकर ये कैसा चार्ज होगा? यूनिफॉर्मली चार्ज होगा। ठीक है,
और अगर मैंने कहीं एक तरफ से दिया तो कहीं ज्यादा चार्ज हो जाएगा और कहीं कम चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वो एक अलग चीज हो जाएगी, वो डेरिवेशन फिर अलग है, ठीक है, और ये डेरिवेशन अलग है। तो ये किसके लिए था, यूनिफॉर्मली चार्ज के लिए था, जो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब ये डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा लैंग्वेज लिखना होता है, ठीक है। बोर्ड में भी अगर ये डेरिवेशन आता है तो आपको पहले लैंग्वेज लिखना होती है कि आपने किस चीज को क्या माना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा लैंग्वेज लिख देता हूँ। लैंग्वेज में लिखा है लेट कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। मतलब मैं यहाँ जो स्फेयर मानने वाला हूँ उसका रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर होगा, ठीक है। अब वो जो स्फेयर है वो कंडक्टिंग होलो स्फेयर भी हो सकता है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फेयर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। सबकी रेडियस की मैंने क्या मानी है, कैपिटल आर, क्योंकि तीनों के लिए डेरिवेशन सेम है, ठीक है। आगे क्या है, Q इज द चार्ज ऑन द स्फेयर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन द स्फेयर। कैपिटल Q क्या है, चार्ज है, जो मैंने किस पे माना है, चाहे कंडक्टिंग होलो स्फेयर हो, चाहे कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग होलो स्फेयर हो, सबके ऊपर ही मैंने क्या चार्ज माना है, कैपिटल Q, ठीक है। और वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये बात मैंने यहाँ लिख रखी है, ठीक है। अब आगे क्या करना है, एंड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम फाइंड करने जा रहे हैं इस डेरिवेशन में, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग होलो स्फेयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फेयर। इसके अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जा रहे हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं क्या मानूंगा, ई, ठीक है। एट डिस्टेंस स्मॉल आर, और कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, स्मॉल आर दूरी पे, कहाँ से, सेंटर से, ठीक है। ये लैंग्वेज लिखना होती है बोर्ड में। अगर आप लैंग्वेज नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आपने स्फीयर की रेडियस क्या मानी है, और जहाँ जितनी दूरी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो वो दूरी आपने क्या मानी है, और चार्ज की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज आपने स्मॉल क्यों माना है, कैपिटल क्यों माना है, ये सब चीज आपको मेंशन करना होती है, जरूरी है बोर्ड में मेंशन करना, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो स्फीयर रहेगा, स्फीयर इस तरीके का होगा, ठीक है। स्फीयर में हम तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तीन अलग अलग पोजीशंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। ये स्फीयर था और इसकी रेडियस कितनी है, आर है, ठीक है। ये चीज तो मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। और इसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। ये तीनों स्फीयर में से कोई सा भी स्फीयर हो सकता है, आप इसको मान लो, ठीक है। सिंपल सी चीज है। अब मुझे इसमें तीन अलग अलग लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। पहली लोकेशन तो क्या होगी, सरफेस के बाहर, ठीक है। यानी सपोज ये कोई एक पॉइंट होगा पी, और जो कितनी दूरी पर है, सेंटर से आर दूरी पर, यहाँ सेंटर को मैं कह देता हूँ ओ, ठीक है। कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पहला केस तो क्या हो जाएगा आपका, आर ग्रेटर देन आर, ठीक है। आप देख भी सकते हो यहाँ पर स्मॉल आर ग्रेटर देन है कैपिटल आर से, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो हमारा ये होगा, यानी ये डेरिवेशन हमें करना है, ठीक है। सेकंड केस होगा जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो हम निकालेंगे स्फीयर की सरफेस के पास में, ठीक है। यहाँ सरफेस के पास में निकालेंगे, यानी अब आर में यहाँ मानूंगा, ठीक है। ये आगे केस है, ये सेकंड केस होगा इसका, ठीक है। यानी मैं कहूँ तो आर इक्वल टू आर, ठीक है। देख लो आप, दोनों बराबर होगी, रेडियस जो है स्फीयर की वो, और जितनी दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब स्मॉल आर, वो दोनों ही क्या है, इक्वल है सेकंड वाले केस में, ठीक है। और थर्ड वाला जो केस होगा, वो थर्ड वाला केस क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैं स्फीयर के अंदर निकालूंगा, यहाँ पर कहीं इस पी पॉइंट पर, ठीक है। और इसकी भी दूरी क्या मानेंगे हम, आर मानेंगे। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ निकालना हो वो दूरी हमें आर माननी है, स्मॉल आर, ठीक है। तो अब यहाँ इस केस में जो आर है, स्मॉल आर है, वो लेस देन होगा कैपिटल आर से। आपको देख सकते हो, दिख रहा है आपको, यहाँ रेडियस बड़ी है और स्मॉल आर अंदर है स्फीयर के, तो जाहिर सी बात है रेडियस से छोटा ही होगा, ठीक है। ये तीन हम केस अलग अलग करेंगे और ये तीनों केसेस बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब मैं आगे चलता हूँ, फर्स्ट वाला केस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट वाला केस हम देखते हैं, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब स्फीयर के बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। आउटसाइड द स्फीयर, स्फीयर के बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए डायग्राम बनाते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने ये एक स्फीयर मान लिया है, ये तीनों हो सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। होलो भी हो सकता है, होलो कंडक्टिंग, कंडक्टिंग होलो स्फीयर भी हो सकता है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, और नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर भी हो सकता है, ठीक है। अब
इसका जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर है, और ये इसका सेंटर है ओ, ठीक है। और ये चार्ज है, तो मैं इस पे चार्जेस बना देता हूँ, ठीक है। ये इस पे चार्जेस आ गए, और चार्ज कितना है इसके ऊपर, कैपिटल क्यू। पहले हम लिख चुके हैं, लैंग्वेज के अंदर मेंशन कर रखा है हमने ये चीज, इसके ऊपर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है। ये मैंने कैपिटल क्यू चार्ज लिख दिया, ठीक है। अब ये रहा वो पी पॉइंट जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और इसकी जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल आर। इस पी पॉइंट की स्फीयर के सेंटर से कितनी दूरी है, स्मॉल आर, ठीक है। अब मुझे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डेरिवेशन में कर रहा हूँ गाउस के अनुसार कर रहा हूँ, ठीक है। और गाउस का कहना यह था कि जो चार्जेस है वो अंदर बंद होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, ठीक है। जबकि हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहे हैं, सरफेस से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, पीछे लेक्चर्स में मैं पढ़ा कर आया हूँ, हम यहाँ पर गाउसियन सरफेस माना करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे गाउसियन सरफेस मानना पड़ेगी इन चार्जेस को बंद करने के लिए, ठीक है। गाउसियन सरफेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसा भी शेप हो, कैसा भी उसका साइज हो, बस चार्ज अंदर बंद होना चाहिए, ये कंडीशन होती है। बाकी वो किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करती, गाउसियन सरफेस का शेप साइज कुछ भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको इसके लिए शॉर्ट ट्रिक के लिए बताया था कि हमें सिमेट्रिकल गाउसियन सरफेसेस लेना चाहिए ताकि आसानी से हमारे डेरिवेशन हो जाए, ठीक है। तो अब ये जो स्फेयर है इसके लिए मैं क्यूबिकल सरफेस भी ले सकता था, स्फेयर को बंद करने के लिए क्यूबिकल गाउसियन सरफेस भी ले सकता हूँ, कैसे भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं सिमेट्री की वजह से यहाँ पर लूंगा स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, ठीक है, क्योंकि उससे डेरिवेशन इजीली हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस मान लेता हूँ, ठीक है। ये रही वो गाउसियन सरफेस, यहाँ लिख देता हूँ मैं इस जगह गाउसियन सरफेस, ठीक है, गाउसियन सरफेस, ठीक है। अब गाउसियन सरफेस भी आ गई है, तो अब हमें क्या करना रहता था, अगला केस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते थे और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालते थे। आपको याद होगा गाउस के अंदर हम पढ़ के आए। तो मैं ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, यहाँ एक स्मॉल एलिमेंट लूंगा, ठीक है। ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक। और इस स्मॉल एलिमेंट के यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ, ठीक है। इस स्फीयर के ऊपर जो चार्जेस हैं उस चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस गाउसियन सरफेस पर वो कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, ठीक है। और इस जो गाउसियन सरफेस में हमने ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यानी इस तरफ परपेंडिकुलर होगा, और मैं उसे नाम देता हूँ डी ए, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन के अंदर है, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। अब मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको ये बात पीछे बताकर आया हूँ कि गाउसेस लॉ लगाएंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जीएल, ठीक है। गाउसेस थ्योरम भी कह दो, गाउसेस लॉ भी कह दो, ठीक है। गाउसेस लॉ क्या था, फाई बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर वाला चार्ज, ठीक है। अब फाई की जगह मैं क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, ये चीज मैं आपको पीछे बताकर आ चुका हूँ, ठीक है। और क्यू इनसाइड अंदर वाला जो चार्ज है वो कितना है, कैपिटल क्यू, तो मैं यहाँ लिखूंगा कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जीरो, जब डॉट हटाऊंगा तो कॉस थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट जब हटता है तो कॉस थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0 डिग्री कैसे है मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब अगली स्टेप क्या होगी, ध्यान दो आप, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब तरफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि जो चीज सेम होती है उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बाहर निकाल दूंगा, ठीक है।
कोस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ ओनली बचेगा इंटीग्रेशन डी ए, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है, हमें सारी बात समझ में आ गई है। अब ध्यान दो आप आगे, ई अपनी जगह है और इंटीग्रेशन डी ए की जगह मैं यहाँ लिखूंगा ए, ठीक है, बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ध्यान देना जो ये ए है ये किसका एरिया है, ध्यान देना ये है सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल एलिमेंट माना था हमने, जो एरिया वेक्टर माना है स्मॉल एलिमेंट को, वो किसका माना है, गाउसियन सरफेस का माना है। हमने जो एलिमेंट लिया वो किस पर लिया, गाउसियन सरफेस पे लिया। जाहिर सी बात है, तो ये इंटीग्रेट होकर जो एरिया आएगा वो किसका आएगा, गाउसियन सरफेस का आएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो मैं यहाँ लिखूंगा आगे ई बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है, और ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप खुद देख सकते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, के। मैं यहाँ लिख दूंगा के क्यू अपॉन नीचे ओनली क्या रह गया, आर स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हो ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया जो हमने एक पॉइंट चार्ज के केस में पढ़ा था। पीछे पढ़कर आए हम, इलेक्ट्रिक फील्ड जब स्टार्ट करा था मैंने, तो उस दौरान आपको ये बात बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो पॉइंट चार्ज है उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और सेम चीज किसके द्वारा आ रही है, स्फेयर के द्वारा भी आ रही है। कब आ रही है, जब हम स्फेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो स्फेयर है वो एक तरीके से किसकी तरह बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। और हम ये मान सकते हैं कि स्फेयर पे जो चार्ज है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड है। ऐसा मान के हम कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में है नहीं, लेकिन ऐसा मान सकते हैं क्योंकि फॉर्मूला सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है इस चीज का। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, ये तो एक फॉर्म आ चुकी, मैं इसकी एक और फॉर्म बना सकता हूँ। वो क्या है, देखिए, हम जानते हैं सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा बराबर हुआ करता था क्यू बाय ए। ठीक है, यहाँ पर ए क्या था, एरिया ऑफ चार्ज सरफेस। ध्यान रखना ये किसका है, एरिया चार्ज सरफेस का। अक्सर बच्चे इस चीज में गलती कर देते हैं कि एरिया अलग अलग मान लेते हैं। ये यहाँ पर जो एरिया है ये कई बार इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, इसके अंदर जो है वो स्फीयर का सरफेस एरिया डाल देते हैं, जबकि यहाँ गाउसियन सरफेस का आएगा। और सिग्मा के अंदर जो कैपिटल एरिया जो हुआ करता था नीचे, वो एरिया हुआ करता था किसका, जो चार्ज सरफेस है उसका। तो मैं यहाँ लिखूंगा क्यू बराबर कितना आएगा, सिग्मा ए। ठीक है, क्यू बराबर में सिग्मा ए लिख दूंगा। ठीक है, अब इस वाले फॉर्मूला में जो ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, इस फॉर्मूले के अंदर मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्या होगा, ई बराबर यहाँ लिखता हूँ मैं सिग्मा ए, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये एरिया है ये कौन सा वाला है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये एरिया है एरिया ऑफ चार्ज सरफेस। यहाँ चार्ज सरफेस कौन सी है, ये अंदर वाला जो स्फीयर है, जो एक्चुअल स्फीयर है वो चार्ज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उसका एरिया लिखूंगा, तो यहाँ लिखूंगा मैं सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक और फॉर्म बन चुकी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसके द्वारा, स्फीयर के द्वारा। कहाँ पर, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स आ चुकी हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेना आप सेकंड फॉर्म, ये यहाँ से सेकंड फॉर्म का काम शुरू है। ठीक है, और ये है आपकी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये दो तरीके के फॉर्मूला हो सकते हैं। ध्यान रखना सिर्फ एरिया का खेल है यहाँ पर। जब हम डेरिवेशन करते हैं तो यहाँ पर एरिया किसका लेते हैं, हम गाउसियन सरफेस का लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने जो स्मॉल एलिमेंट माना था वो गाउसियन सरफेस पे माना था। जबकि सरफेस चार्ज डेंसिटी का जब फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें जो एरिया होता है वो चार्ज सरफेस का एरिया हुआ करता था। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो जाना चाहिए पूरी यहाँ तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम।
इसके अंदर एक चीज और, हाँ मैंने एक लाइन और लिखी है, आप देख लीजिए, लाइन ये रही, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर डज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर निकालते हैं, ठीक है, कंडक्टर के बाहर निकालते हैं, तो उस केस में वो किसकी तरह बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। और उसमें जो चार्जेस है वो कहाँ मानते हैं हम, सेंटर पे मानते हैं, स्फीयर के सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये चीज डेरिवेशन में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस है R इक्वल टू आर, यानी स्मॉल r बराबर r, ठीक है। यानी अब हम कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, सरफेस पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सरफेस पे फाइंड करने के लिए देखिए क्या होगा, ये वही एक मैंने स्फीयर मान लिया है, ठीक है। और इस स्फीयर का रेडियस क्या होगा, कैपिटल R, ये सेंटर है, ओ नाम दे देता हूँ इसे, ठीक है। और ये चार्ज है, तो मैं यहाँ चार्जेस बना देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। और इन चार्जेस की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल Q। ये मैं आपको पीछे लैंग्वेज में मेंशन करा के आ चुका हूँ, अब यहाँ पर लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आपने वहाँ पीछे एक बार लिख ली, काफी है वो, ठीक है। बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ कैपिटल Q लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गाउसियन सरफेस मानूंगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर निकालना है। लेकिन आप खुद सोचो कि जब सरफेस खुद है, ऑलरेडी एक्चुअल सरफेस मौजूद है, तो वहां पर मैं गाउसियन सरफेस कैसे मानूंगा, मैं गाउसियन सरफेस मान ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उस सरफेस पे ही मैंने गाउसियन सरफेस मानी तो चार्जेस क्लोज होंगे ही नहीं, ठीक है। आप खुद इमेजिन करके देखो कि ये सरफेस है, ये रहे एक्चुअल सरफेस, और अगर इसी सरफेस पर मैंने गाउसियन सरफेस मान ली, तो चार्जेस तो सरफेस के बाहर होते हैं, सरफेस के ऊपर होते हैं, चार्जेस सरफेस के ऊपर है। और गाउसियन सरफेस अगर मैंने सरफेस पे ही मान ली तो चार्जेस क्लोज ही नहीं होंगे, और अगर चार्जेस क्लोज नहीं हुए तो उस गाउसियन सरफेस का लेने का कोई मतलब नहीं है, और ना गाउसेस लॉ लग पाएगा, क्योंकि गाउसेस लॉ की तो शर्त ये है कि चार्जेस अंदर बंद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि हम जो गाउसियन सरफेस मानेंगे वो सरफेस के ऊपर नहीं मानेंगे, थोड़ा सा बाहर मानेंगे, सरफेस के थोड़ा सा बाहर। देखिए कैसे, ये गाउसियन सरफेस मानेंगे जो मैंने बनाई है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी सी बाहर, ठीक है। यह है गाउसियन सरफेस, थोड़ी सी बाहर मानेंगे। थोड़ी सी बाहर मानने की वजह यह है कि चार्जेस अंदर बंद हो जाएंगे, ठीक है, नहीं तो चार्जेस बंद नहीं होते, ठीक है। और इस गाउसियन सरफेस की रेडियस कितनी होगी, वही स्मॉल r होगी, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो डेरिवेशन है ये एक्चुअल में r इक्वल टू आर का नहीं है, ये डेरिवेशन है जस्ट आउटसाइड द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। कहने में ये आता है कि r इक्वल टू आर, लेकिन एक्चुअल में ये जस्ट आउटसाइड द सरफेस का डेरिवेशन है, ठीक है। अगर मैं कहूंगा r इक्वल टू आर तो ये गलत है, यहाँ r अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डेरिवेशन इसी तरीके से किया जाता है इसका, और यहाँ पर हम इसको लैंग्वेज के हिसाब से बोलते हैं जस्ट आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के जस्ट बाहर, ठीक है। क्योंकि चार्जेस मोटे मोटे तो होते नहीं है, चार्जेस ना दिखते हैं, ठीक है, तो सरफेस के ऊपर ही होते हैं। और जो हम गाउसियन सरफेस मानते हैं वो बहुत पतली सी, बहुत कम डिफरेंस होता है एक्चुअल सरफेस और गाउसियन सरफेस में। ये तो डायग्राम में मैंने थोड़ा ज्यादा दिखा रखा है और चार्जेस भी मोटे मोटे बना रखे हैं, ठीक है। लेकिन चार्जेस सरफेस में दिखते नहीं है जब चार्ज होता है, तो हम जो गाउसियन सरफेस मानते हैं वो बिल्कुल नियर मानते हैं एक्चुअल सरफेस से, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसे कहते हैं जस्ट आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं इसका डेरिवेशन करूंगा, तो इसके डेरिवेशन तो वही सिंपल सा पीछे हम जो पढ़कर आए हैं वही है, अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ आएगा, यहाँ पर वही फाई बराबर कितना आएगा, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं वही लिखूंगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इक्वल्स टू क्यू इनसाइड की जगह कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही सब कुछ काम जो पीछे करके आए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप वो पी पॉइंट मान लो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और यहाँ पर वही अपन को स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ। इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वो भी बाहर की तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर डी ए, ठीक है। ये लिख दिया है मैंने यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर वही काम, इंटीग्रेशन ई
डी ए कॉस 0, ठीक है, बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अब यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई बाहर आ जाएगा, डी ए अंदर रह जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अब ई अपनी जगह है, यहाँ इंटीग्रेशन होकर आएगा कैपिटल ए बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो ये एरिया है, ये एरिया तो होगा गाउसियन सरफेस का, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस, ठीक है। लेकिन गाउसियन सरफेस में जो गाउसियन सरफेस की रेडियस है यानी स्मॉल आर है, वो किसके बराबर है, अप्रोक्सीमेटली कैपिटल आर के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ जो मैं एरिया है वो एरिया और किसका ले सकता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ एक्चुअल सरफेस, मतलब जो चार्ज सरफेस है उसका एरिया ले सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जगह में और क्या लिख सकता हूँ, सरफेस एरिया ऑफ चार्ज स्फेयर या सरफेस, ठीक है, दोनों चीज कह सकते हो आप, ठीक है। ये लेने की वजह क्या है, क्योंकि जो दूरी है गाउसियन सरफेस की रेडियस है और जो स्फीयर की रेडियस है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, इसलिए ये चीज है, नहीं तो ये चीज नहीं होती, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ई बराबर कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए, और ए की जगह में क्या लिखूंगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर, और अब स्मॉल आर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल आर भी लिख सकता हूँ। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ ऊपर 1 होगा तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, के, तो यहाँ आएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आपके पास बन के आ चुका है इसका, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक और चीज देखो आप आगे, इसकी सेकंड फॉर्म बता देता हूँ मैं, यहीं से देखना आप, इसी जगह से इस इक्वेशन को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हम जानते हैं सिग्मा बराबर कितना होता है, क्यू बाय ए, ठीक है। तो क्यू बराबर कितना होगा, सिग्मा ए, ठीक है। तो ये जो क्यू बराबर सिग्मा ए है, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें पुट करूंगा तो क्या होगा, देखो ई ए बराबर सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ए से ए कट जाएगा। ध्यान रखना यहाँ ए दोनों का सेम है, ये वाला ए किसका हुआ करता था, चार्ज्ड सरफेस का, ठीक है, चार्ज सरफेस का एरिया हुआ करता था। ध्यान है आपको, ये चीज अभी मैं पीछे बता कर रहा हूँ जस्ट, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ ए से ए कट गया है, तो ई बराबर कितना आएगा आपके पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इसकी सेकंड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो ये दो अपने डेरिवेशन इसके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा मैं आपको यहाँ एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन के ऊपर ये एक गोला बनेगा, ठीक है। ये चीज क्या शो करता था आपको याद होगा, ये क्लोज्ड सरफेस को शो करता था, ठीक है। तो ये गोला मैं बनाना भूल गया था, ये चीज आप बना लेना, ठीक है। इस पर भी बना लेना और यहाँ पर भी बना लेना, ठीक है, इंटीग्रेशन के ऊपर। और ये चीज पीछे वाले डेरिवेशन में भी आप बना लेना, यहाँ पर ये गोला आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी गोला आएगा और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर गोला आएगा, ठीक है। ये गोला आने की वजह क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। ये गोला रिप्रेजेंट करता है कि हम यहाँ पर क्लोज सरफेस के लिए डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये गोला ये चीज बताता है कि ये क्लोज सरफेस के लिए डेरिवेशन चल रहा है। अगर ओपन सरफेस होती तो यहाँ इंटीग्रेशन सिंपल होता, ठीक है। बाकी इसका और कोई मतलब नहीं है, ये इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम वही इंटीग्रेशन है जो हम पढ़कर आए पीछे 11th में, ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह इंटीग्रेशन है। लेकिन ये सिर्फ जो सिंबल है इसके ऊपर जो ये गोला बना देते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर, ये रिप्रेजेंट करता है कि हम यहाँ क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज मिस हो गई थी मेरे से, मैंने आपको क्लियर कर दी है ये, ठीक है। आप लिख लेना, बाकी और कोई भी चेंज नहीं है, सब कुछ वही है। अक्सर बच्चे इस चीज को देख के घबरा जाते हैं, गोला क्या है। ये गोला ओनली क्लोज सरफेसेस के लिए यूज करा जाता है इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर, ठीक है। अब हम थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है
आर लेस देन आर, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से ये हो गया इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, इनसाइड द स्फीयर, ठीक है। देखिए आप इनसाइड द स्फीयर का केस, ये वही है कि मैंने स्फीयर मान लिया, अभी बड़ा स्फीयर माना है मैंने, ठीक है, और ये चार्ज है, इसका रेडियस मान लेते हैं पहले तो हम, इसका रेडियस है वही कैपिटल आर और इसका सेंटर है वही ओ, ठीक है, और ये चार्ज है तो ये चार्ज के लिए मैं इस पे चार्जेस बना देता हूँ। आप नेगेटिव चार्ज भी बना सकते हो, नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, बस फर्क इतना है, ठीक है, और कुछ भी फर्क नहीं है। ये मैंने सारे चार्जेस बना दिए इसके ऊपर। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मुझे अंदर पी पॉइंट मानना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इस जगह में पी पॉइंट मान लेता हूँ जो कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी पूरी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पी पॉइंट पर मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके लिए चार्जेस होना चाहिए, चार्जेस अंदर बंद होना चाहिए, लेकिन मैं चार्जेस अंदर बंद कर ही नहीं सकता क्योंकि चार्जेस तो सरफेस के बाहर है और मैं तो सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ। गाउसियन सरफेस भी मानूंगा मैं तो इस पी पॉइंट पे ही तो मुझे गाउसियन सरफेस मानना पड़ेगी, और इस पी पॉइंट पे अगर मैं गाउसियन सरफेस मानूंगा तो वो तो अंदर आएगी, ठीक है। देखो किस तरीके से, इस तरीके से आएगी, ठीक है, ये गाउसियन सरफेस है। तो इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो आएगा, ठीक है। जीरो कैसा आएगा, क्योंकि जो गाउसियन सरफेस है उस सरफेस के अंदर चार्जेस ही बंद नहीं है, ठीक है, सरफेस जो चार्जेस है वही बाहर है, गाउसियन सरफेस के अंदर बंद होना शर्त है, या कैसे भी चार्जेस को बंद करना शर्त है, लेकिन हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ही अंदर चाहते हैं। जब अंदर निकालना चाहते हैं तो चार्जेस आएंगे कहाँ से, चार्जेस है ही नहीं, ठीक है। अब चार्जेस जब गाउसियन सरफेस में बंद नहीं है तो इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ देखो करता हूँ डेरिवेशन अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ, ठीक है। अब गाउसेस लॉ के अनुसार वही पाई बराबर क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा पाई की जगह, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर, अब क्यू इनसाइड यानी गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस बंद है वो कितना है, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर मैं कहूँ तो जो सरफेस है उस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, चाहे वो सरफेस कैसी हो, कंडक्टिंग होलो स्फीयर हो, ठीक है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो या नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर हो, इन तीनों के लिए ये डेरिवेशन है। ये वाला डेरिवेशन भी, वो जो पीछे दो केसेस कराए वो सब कुछ इन तीन स्फीयर्स के लिए है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, डेरिवेशन अपने कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं, ठीक है, तीनों डेरिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका एक ग्राफ बनाना है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट। अगर बोर्ड में ये सवाल आता है आपके सामने तो ये तीन डेरिवेशन तो करना ही है और इसके बाद में आपको ग्राफ भी बनाना है। ये सवाल कम से कम 3 नंबर में आएगा और ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो आप देखिए इसका ग्राफ, ठीक है। ग्राफ के लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पर वही एक स्फीयर माना है, ठीक है, स्फीयर है, और इस पर मैंने ये एक्स वाई एक्सिस बना ली है स्फीयर के सेंटर पे, ये सेंटर है ओ, ठीक है, और ये मान लेता हूँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, लेकिन इस एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज बनाऊंगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, क्योंकि ये जो ग्राफ बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में बनेगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस के ऊपर मैं मानता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एक्स एक्सिस के ऊपर मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस आर, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, अगर मैंने डिस्टेंस आर मानी है तो इस स्फीयर पे यहाँ पर इस जगह तो क्या होगा, स्मॉल आर बराबर होगा कैपिटल आर के, ठीक है, क्योंकि जो स्मॉल आर की दूरी है वो किसके बराबर हो रही है, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर हो रही है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, आर लेस देन आर, मतलब स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, यानी स्फीयर की रेडियस से कम दूरी है, ठीक है। और ये वाली जो दूरी होगी आर ग्रेटर देन आर, यानी स्फीयर की रेडियस से ज्यादा दूरी है, ठीक है। यानी हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाएंगे इलेक्ट्रिक और डिस्टेंस के बीच में, वो कहाँ कहाँ बनाएंगे हम, ये जो स्फीयर है
स्फीयर के सेंटर से लेकर स्फीयर की सरफेस तक, यानी उसके अंदर अंदर के हिस्से में ग्राफ बनेगा, ठीक है, उसकी सरफेस पर ग्राफ बनेगा और उस सरफेस के बाहर तक ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे फॉर्मूलाज लिखना है पहले, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ फर्स्ट वाले केस के लिए। आर ग्रेटर देन आर जो था, उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था वो आया था E बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। आप पीछे देख सकते हो ये चीज, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। इस डेरिवेशन से ये चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इस फॉर्मूले से। ये चीज आप पीछे देख लेना, डेरिवेशन में फॉर्मूला लिखवा कर आया हूँ, आपके पास लिखा होगा, आप कॉपी में अगर नोट्स बनाते चल रहे हैं, ठीक है। सेकेंड वाला जो केस था उसमें जो आर की वैल्यू थी, आर बराबर आर था, आर बराबर आर वाला केस जो था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी हमारे पास के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर या फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आई थी। और जो थर्ड वाला केस था आर लेस देन आर, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, 0, ठीक है। ये तीनों केसेस का जो फॉर्मूला है मैं पीछे निकलवा चुका हूँ, यहाँ मुझे तो याद है इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, आप लोग कॉपी में लिख रहे हो तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। अब ध्यान दो, जब हम स्फीयर के अंदर हैं, कौन से केस में, स्फीयर के अंदर थर्ड वाले केस में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। मतलब ये कि जो ये सेंटर है और जो ये सरफेस है, यहाँ तक हम क्या है, स्फीयर के अंदर है, और जब अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ठीक है। यानी यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक चलूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। यानी ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी मैं अगर कहूँ तो यहाँ पर मैं ये लाइन बनाऊंगा, ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ मोटी लाइन बना देता हूँ, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। फिर सरफेस पर कितनी वैल्यू हो जाती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस तरीके की डैश लाइन बनाऊंगा एक, ठीक है, ये एक डैश लाइन बनाऊंगा, ठीक है। और इस डैश लाइन की कहाँ तक बनाऊंगा, ये भी स्फीयर की सरफेस तक, यहाँ पर भी तो सरफेस है स्फीयर की, ठीक? ये रेडियस भी तो आ रही है, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, ठीक है। यहाँ वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। फिर सरफेस के बाद में जब हम सरफेस से आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। देखिए फर्स्ट केस में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ इस तरीके से, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के, ठीक है। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। आपको देखिए यहाँ पर अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। ये ग्राफ आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक पहुंचने के बाद में ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट होगा। अगर बोर्ड में पूछा जाए तो आपको पूरा यहाँ तक लिखना है, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जब जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम इसका जो सेकंड केस था वो करेंगे।